तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने के पहले ना, जो प्रीवियस टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, छोटा सा पॉइंट है, वो रह गया था, है ना, उसको एक बार देख लें आप। तो यहाँ पे देखें, है ना, क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं डिराइव करनी है अपने को, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। और ए बी सी जो है वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। अच्छा, अपन ने क्या डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि फैमिली ऑफ कर्व्स में जितने कांस्टेंट होते हैं, उन फैमिली ऑफ कर्व से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसका ऑर्डर वही होता है। मतलब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो इन दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए अपने को इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी, अभी इक्वेशन नहीं बना रहे हैं अपन, है ना, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, एक कोई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी बेसिकली। हाईएस्ट डिफरेंशियल जो है वो सेकंड ऑर्डर का होगा। तो ये तो ए पार्ट हो गया। अच्छा, बी पार्ट यदि आप देखें तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 3 हैं, ए बी और सी। तो पहली नज़र में तो क्या लगता है अपने को कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा, है ना, वो 3 होना चाहिए। पर इस इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें ना, तो इसमें 2 कांस्टेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं भाई, जैसे इस वाली इक्वेशन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एल एन एक्स टू द पावर ए प्लस एल एन एक्स टू द पावर सी और माइनस एल एन बी टू द पावर सी, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, एल एन एक्स ए प्लस सी, नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर सी, एल एन एक्स रेज टू पावर ए प्लस सी और माइनस ये दूसरा तो है ही। तो अब आप देखें तो अपने पास में कांस्टेंट कितने रह गए, एल एन एक्स टू द पावर, इसको मैं अल्फा 1 लिख सकता हूँ और माइनस अल्फा 2, 2 कांस्टेंट रह गए। आप देखें तो इसको, इन 2 कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए अपने को ये इक्वेशन जो है वो 2 बार डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, है ना। कई बार क्या है, जैसे जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट्स को अपन किसी तरह से रीअरेंज करके, और कांस्टेंट्स की संख्या कम भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी अपन जैसे यदि अपन कोशिश करें कि कांस्टेंट्स को की संख्या जो है कम करने का, इसको एक साइन या कॉस के टर्म्स में तो अपन लिख ही सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जैसे इसको अपन लिख सकते हैं, है ना, अपन क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, है ना, ये अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, है ना, इस तरह से करते थे। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा। तो ये एक्सरसाइज करने से अपने कोई फायदा नहीं हुआ, है ना, कांस्टेंट चेंज हो गए, है ना। इसको यहाँ पे, इसको मैं अल्फा 1 लिख दूँ और साइन एक्स प्लस, है ना, ये दूसरा, यदि इसको अल्फा 2 लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है सेम रहे, उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया बट नंबर ऑफ कांस्टेंट चेंज नहीं हुए। तो इस वाले केस में तो, है ना, ऑर्डर सेम ही रहेगा, पर इस वाले केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें, है ना। अब अपन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो फर्स्ट वीडियो जो अपन ने किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, है ना, वहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था, है ना, ये अलग अलग टॉपिक्स अपन ने देखे थे वहाँ पे, जो अपन कवर करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए अपने को 3 अलग तरह के बेसिकली केसेस मिलते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो में अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, है ना, इस वीडियो में और आगे के, है ना, कुछ वीडियोस में अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में, है ना, ये 2 अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आ जाए तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक, तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का जो मेथड है ना, उसको देखते हैं अपन। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अच्छा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म अपन ने डिस्कस किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ना, क्या डिस्कस किया था कि उसमें x आ सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में y आ सकता है ना, इनमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, कोई सा भी डिपेंडेंट कोई सा भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, सपोज x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अपने पास में जो डिफरेंशियल्स जो आ सकते हैं, है ना, वो कौन कौन से आ सकते हैं, dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन,
है ना, कहीं तक भी जा सकता है ये dny बाय dx टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये था, और फिर वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि ये जो है ये वाले टर्म जो है स्क्वायर क्यूब है ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी टर्म। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई एक ये डिफरेंशियल वाली टर्म आनी जरूरी है, एक्स और वाई हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशियल की कोई ना कोई एक टर्म जरूर आनी चाहिए, ठीक। आपके जेई के सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, है ना, तो अपना काम काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो खत्म ही हो गई, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ना, इसका सॉल्यूशन निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। अब बच गई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये पावर नहीं आएगा, है ना, डिग्री जो है इसकी 1 ही है, फर्स्ट डिग्री, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच गई, है ना, जिसका सॉल्यूशन निकालना आपको आ सकता है ना, वो क्या आएगी, इस वाले फॉर्म की, ठीक, dy बाई डी एक्स और वाई, इसका पावर नहीं आ सकता है ना, एक्स और वाई तो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई एक्सप्रेशन जिसमें एक्स और वाई हो, ठीक। अच्छा, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में यदि y नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, dy इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, है ना, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें, अपने पास में y का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा x के टर्म्स में, है ना, जिसको अपन जी एक्स बोल दें, और प्लस सी, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन आप कर ही चुके हैं, है ना, काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल, तो इस वाले एक्सप्रेशन को तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक। जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है उसमें क्या, जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई, एफ एक्स अपॉन एफ वाई हो या एफ एक्स इंटू एफ वाई हो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन पॉइंट क्या है कि दोनों x का एक्सप्रेशन और y का एक्सप्रेशन जो है वो हम सेपरेट कर सकें, तो इससे क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, और दोनों तरफ यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो अपने पास में, है ना, कोई एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि x और y में होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने इस वाले एक्सप्रेशन को, है ना, इसमें कन्वर्ट किया, और इसमें कन्वर्ट करके हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया सॉल्यूशन निकालने के लिए, यही है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। हर केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, जिस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा उस केस में अपन कोई दूसरा मेथड देखेंगे, पर जहाँ पे भी ये पॉसिबल होता है वहाँ पे इस मेथड को यूज़ करके अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें x और y को अपने को सेपरेट करना है, dy बाई डी एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई हो गया, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक। अब हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस वाई, इसको अपन मॉड में लिखते हैं, है ना, क्योंकि ln के अंदर नेगेटिव इनपुट नहीं जा सकता है, और ये क्या हो गया, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये हमारे पास में क्या आ गए, फैमिली ऑफ कर्व्स आ गए, फैमिली ऑफ कर्व्स आ गए जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये। तो जहाँ पे भी जो सॉल्यूशन अपन निकालते हैं कांस्टेंट के साथ में, है ना, जो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। और अभी दूसरा एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक कर्व निकालेंगे, ठीक है, उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा भी, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ होगा, तो उस वाले सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ठीक। वो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द कर्व विच सैटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, व्हेन द कर्व पासेस थ्रू 0 1, है ना, एक कर्व निकालना है अपन को, पहले फैमिली ऑफ कर्व निकालेंगे अपन,
और उसमें फिर कांस्टेंट की वैल्यू पता करेंगे, है ना, एक स्पेसिफिक कर्व निकालने के लिए। तो इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करें अपन, है ना, dy अपॉन, है ना, 1 + y² से अपन डिवाइड कर दें इसको, ठीक, और इज इक्वल टू, है ना, इसको उस तरफ ले जाएं, e⁻x dx, है ना, माइनस है बाहर, अपॉन 1 + e⁻2x, है ना, रीअरेंज कर दिया बेसिकली अपन। अब इसको इंटीग्रेट कर दें अपन, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में e⁻x की जगह अल्फा रख दें, तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, e⁻x dx। तो ये क्या हो गया, dy 1 + y² इज इक्वल टू माइनस डी अल्फा 1 + अल्फा²। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स अल्फा। अल्फा क्या है, e⁻x + c। जब c की वैल्यू पता करनी है तो इसी वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, तो tan इनवर्स 1 ये क्या हो गया, π/4 हो गया, और यहाँ पे माइनस अगेन ये भी क्या है, tan इनवर्स 1, तो ये माइनस π/4 + c। तो c की क्या वैल्यू आ गई, c की वैल्यू π/2 आ गई। तो अपनी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स e⁻x। π/2 माइनस tan इनवर्स x ये क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। तो ये क्या हो गया, cot इनवर्स e⁻x, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगेन tan के फॉर्म में लिख दें, tan इनवर्स 1/e⁻x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को यदि हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास में कर्व क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/e⁻x, है ना, स्पेसिफिक कर्व है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपका आंसर